तो भाई 6 फेज की वोटिंग में दिल्ली में यहां पर वोटिंग होने जा रही है सातों की सातों सीट्स के ऊपर। अगर यहां पर बात करी जाए कि किन किन के नाम सामने हैं, सबसे पहले दिल्ली के सिनेरियो में अरविंद केजरीवाल, इन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रखी है। उसके बाद कन्हैया कुमार हैं यहां पर, जो कि एक्चुअली इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इन्होंने पीएचडी कर रखी है जेएनयू से। और तीसरा नाम जो सबसे बड़ा यहां पर सामने है वो है मनोज तिवारी। खैर इनका तो मैं अब क्या ही बताऊं यहां पर। चलो एक बार को मान लेते हैं कि आदमी की जो समझदारी है वो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो सकती, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप मनोज तिवारी के वीडियोस देखोगे, इंटरव्यूज देखोगे, तो आपको लगेगा कि भाई ये कैसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बिठाना चाहती है। यहां पर मैं बिना किसी देरी के एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। एक इंटरव्यू में भाई साहब इनके दिमाग का एक्स्ट्रा 2A भी निकलकर ऐसा सामने आया है कि सारे की सारी सोशल मीडिया इनके ऊपर इस टाइम पर हंस रही है। अपने स्क्रीन पे इस वीडियो को देखिए। 10 साल हो गया आपको साल। सबसे पहले तो भैया इस हुडी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। हर घर की कीमत 3 गुना? भाई सरकार चला रहे हो या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग की कोई फर्म चला रहे हो यहाँ पे? जो लोग आएंगे यहाँ पे तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोचना ही तो नहीं मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। ओके, नेक्स्ट सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं। अरे वाह, क्या ज्ञान है, उनको बीपीएल बोलते हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें मैं शायद। सोच के बोलिए। अपनी बातों पे फंस गए। कंफ्यूजन की बात। मेरे ख्याल से रिंकिया के पापा का दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चलता है, बेबी बियर पी के नाचेगी। अब कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। दिल्ली के इलेक्शन में रोड शोज भी इस टाइम पर चल रहे हैं और मनोज तिवारी के विचित्र रोड शो आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर कैमरे के ऊपर रिंकिया के पापा जो है उन्होंने यू टर्न मार लिया पूरी तरीके से। किसी और एरिया में जाना चाहते थे लेकिन इनका ड्राइवर कहीं और लेकर के जा रहा था और एकदम से अब इनको पता चला कि कहां जा रही गाड़ी। तो क्या हुआ देखिए जरा। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की भी बात करते हैं, कुछ नहीं कहा। अरे ये कहाँ जा रहे हो? हैं? कौन ले जा रहा है? अरे रुको यार, रुको। कुछ अलग रूट ले लिया क्या जाना है भाई? गाड़ी मोड़ो। अरे रोको भाई, रोको। एकदम से मनोज तिवारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बस के कंडक्टर बन गए। रोको, यहां नहीं जाना, घुमाओ गाड़ी घुमाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कोई भी एमपी जो है किसी एरिया में जाने से इतना डर क्यों रहा है आखिरकार। अब वैसे ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी जी की पहली बार है इस तरीके की बातें करने की, पहले से ही इस तरीके की बातें करते आए हैं। आपको 10 साल पुराना इनका एक इंटरव्यू सुनाना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने बताया था कि मोदी जी गरीबी को कैसे कम करने वाले, अच्छे दिन कैसे लाने वाले मोदी जी। इसको सुनिए। मोदी जी के पास प्लान है, दिल्ली का बहुत बड़ा प्लान है। क्या प्लान है, आपने देखा है? जी देखा नहीं है लेकिन मुझे पता है। कैसे मालूम? आप कुछ भी कहते थे। कहाँ प्लान है? आप प्लान है, क्या प्लान है आपको मालूम नहीं? क्या प्लान है बताइए। आपने 13 साल में मोदी जी का प्लान नहीं देखा। दिल्ली का क्या प्लान? दिल्ली का क्या प्लान? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का क्या प्लान है? वो व्यक्ति जहाँ बैठ जाता है उसके आसपास 600 किलोमीटर में बहुत अच्छा हो जाता है सब। वो व्यक्ति जहां पर बैठ जाता है उसके आसपास सब कुछ अच्छा हो जाता है 10 किलोमीटर के दायरे में। मतलब मोदी जी अगर हगने भी बैठते होंगे तो आसपास उनके सब अच्छा हो जाता होगा, खुशबुएं फैलने लग जाती होंगी यहाँ पर चेरी ब्लॉसम की। मतलब यार मेरे हिसाब से मोदी जी को इस आदमी को पद्म भूषण देना चाहिए। पिछले 10 साल से इसी तरीके से मनोज तिवारी अपनी छीछा लेदर करा रहे नेशनल टेलीविजन के ऊपर, उसके बाद भी ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। अभी भी बार चुनाव आता है, बार निकल के सामने आते हैं, इसी तरीके से बेचारे अपनी छीछा लेदर कराते रहते हैं और कंटेंट देते हैं लोगों को। अब जरा आप खुद सोचो इस बात को कि दिल्ली की जनता जहां पर इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इतने हाईटेक टाइप के लोग रहते हैं, इतने फॉरवर्ड थिंकिंग टाइप के लोग रहते हैं, क्या वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके की सोच का होना चाहिए? जो आदमी अपनी स्कीम्स को सही तरीके से नहीं बता पा रहा है, ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को अपने गरीबी से निकाल दिया है, और उसके बाद अपनी ही बात पे फंसे चला जा रहा है।
वो आदमी क्या दिल्ली का लीडर बनने के लायक है? अब वैसे दिल्ली में जहां 6 फेज की वोटिंग होने वाली है, कुछ और जगहों पर भी वोटिंग होने वाली है, और उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा था जहां पर एडीआर की याचिका में ये बात बोली गई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वोटिंग वाले दिन पर जो आंकड़े यहां पर सबमिट करता है, अपलोड करता है, उन आंकड़ों से ज्यादा आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं अगले 3-4 दिनों के अंदर। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज रिजेक्ट करके रख दिया है। यस, और यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट मैटर है। इनफैक्ट ये पूरा चुनाव डिसाइड कर सकता है। अपने स्क्रीन पर देखिए, रणविजय सिंह जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक आंकड़ा लिख करके यहां पर डाला है और इसको मैंने यहां पर वेरीफाई भी करा है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होती है और इलेक्शन कमीशन कहता है वोटिंग की शाम को कि 60% वोटिंग हुई है। 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन कहता है कि फर्स्ट फेज में 66.1% वोटिंग हुई है। सेकंड फेज में 26 अप्रैल को 61% पहले कहा जाता है, उसके बाद कहा जाता है 30 अप्रैल को 66.7% वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में 64.4 पहले कहा जाता है, उसके बाद 65.6 हो जाता है यहाँ पे। चौथे चरण में यहाँ पर 64.6 कहा जाता है, उसके बाद 17 मई को 69.1 हो जाता है। पांचवें चरण में पहले कहा जाता है 60% वोटिंग हुई, उसके बाद 23 मई को 62.2। अगर मैं मोटा मोटी इसको कैलकुलेट करके देखूं तो 18-19% यहां पर निकलकर इसके सामने आ जाते हैं। अब चलो, वोटिंग के दिन पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी यहां पर हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी जगहों पर वोटिंग हो रही है, तो हो सकता है एक आधी जगह पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन 2% से लेकर 5-5, 6-6% का आप अनुमान नहीं यहां पर लगा पाते और एकदम से 2, 3, 5, 6% बढ़ जाता है यहां पर वोटिंग के अंदर। ऐसा कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? और भाई अगर इसी तरीके से चुनाव कर रहे हैं तो चुनाव करने की जरूरत क्या है आखिरकार? इतने पैसे को वेस्ट क्यों यहां पर किया जा रहा है? पहले ही डिक्लेयर कर दो ना कि कौन विजेता होने वाला है। बात तो सही है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और काम की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं जो कि डेफिनेटली इस चुनाव के अंदर शायद बीजेपी के लिए तो मुद्दा नहीं है। अपने स्क्रीन पर इस न्यूज को देखिए। जॉब क्राइसिस एट IITs, 38% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड अमिड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अभी तक पता चल रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि IIT वाले जो बच्चे हैं उनकी भी प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं हो रही है। 38% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट ही नहीं हुई है। चलो, इस खबर के बाद एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स को ये तो बोल सकता हूं कि मैंने IIT से इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि यार प्लेसमेंट ही नहीं होती ना उसके बाद। अब जहां पर किसी भी नॉर्मल कंट्री में या फिर किसी भी नॉर्मल डेमोक्रेसी में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, हमारे देश में पॉइंट ऑफ कंसर्न कैसे होगा? हमारे देश की मीडिया ऐसे सवाल पूछती नहीं। हमारे देश की मीडिया क्या सवाल पूछती है? रजत शर्मा जी का एक जरा नमूना पेश करना चाहता हूं आपके स्क्रीन पे। और आप जो नारा देते हैं, यस, उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं, अरे मोदी जी नहीं बोल रहे अब की बार 400 पार, यार चुप हो जा। किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। ओ हो, वाह वाह, यही तो काम है हमारे देश की मीडिया का, हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। करे पुकार, अब की बार 400 पार। हमारे देश की मीडिया कर रही है हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल कौन पूछेगा यहां पर? KRK। वैसे इसी सो कॉल्ड इंटरव्यू की एक और क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं। इस इंटरव्यू में सिर्फ यहां पर रजत शर्मा जी नहीं थे, बल्कि और भी बहुत भारी भरकम ऑडियंस थी। ये इंटरव्यू नहीं था, ये लाइव कॉन्सर्ट था मोदी जी का। यहां पर एक और वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। छापते ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप मीडिया इन्होंने वाले? लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई। आहा, ओहो, वाह क्या बात है, वाह भाई। ये भीड़ खरीदी हुई नहीं है तो और क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। विपक्ष के लोग तो लंच पे रोना धोना शुरू करेंगे, लेकिन मोदी जी तो पिछले 5 फेज से रोना धोना कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी भी तो बात कर। और इसी रोने धोने के ऊपर मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट निकल कर दिया। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए कि 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसे क्यों करता है, चुनाव आयोग वैसे क्यों करता है? अरे मोदी जी, 3rd फेज के बाद से आपने रोना शुरू किया था, इंडी गठबंधन के लोगों ने नहीं। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं मोदी जी, अपने रोने को दूसरे के ऊपर डाल रहे। मैं कह रहा हूं ना आपसे बार बार, मोदी जी को यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप का कुछ हो गया है, अपनी बोली बातों को भूल जाते हैं। अभी 2 दिन पहले रो रहे थे वाराणसी जाके और आज कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग रो रहे हैं। इसी साथ मोदी जी का एक और महान स्टेटमेंट है यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देखिए। 1971 की लड़ाई में हमारे कब्जे में 90,000 पाकिस्तानी सैनिक थे। उस समय मोदी होता तो मैं पाकिस्तान से करतारपुर साहिब लेकर रहता, तभी उनके जवानों को छोड़ता। ओ मोदी जी, चाय वाले चीचा हो आप, यहाँ पर तारा सिंह बनने की फालतू में कोशिश मत करो। वैसे एक चीज है यहाँ पर जिसको लेकर मोदी जी इंडिया गठबंधन को बार बार घेर रहे हैं और वो ये है
कि उनके पास कोई पीएम का चेहरा नहीं है। उसको लेकर के इंडिया अलायंस का एक स्टेटमेंट सामने आया है और ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में जीत के 3 दिन के भीतर ही इंडिया ब्लॉक में पीएम के नाम को लेकर ऐलान हो जाएगा और जयराम रमेश ने स्टेटमेंट दिया। मतलब अगर इनकी सरकार बनती है तो 3 दिन के अंदर ये लोग यहां पर पीएम का चेहरा आपके सामने रख देंगे। वैसे यहां पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार बनने के 3 दिन बाद पीएम बनेगा तो काम कितने दिन बाद शुरू होगा भाई। इसी साथ जाते जाते सोशल मीडिया के कुछ मीम्स भी आपको दिखाना चाहता हूं, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं ही क्यों अकेला हंसूं, आपके साथ मिलकर हंसते हैं। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाए। अखिलेश यादव का फोटो लगाकर कह रहे हैं मैं मोदी जी की सरकार बनवाना चाहता हूं। मोदी जी आपके साथ यहां पर बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, देख लो इलेक्शन के अंदर चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन आपके ही पत्ते सेट कर दे यहां पे। एक वो ध्रुव राठी बाहर से उठकर के आ गया जिसको इंडिया का ई भी नहीं पता होगा। ध्रुव राठी बाहर से उठकर आ गया, उसको इंडिया का ई भी नहीं पता है। भाई इंडिया इज एक्चुअली नॉट फॉर बिगिनर्स। इंडिया में ई होता कहां है? अरे अब आपका इन सारी चीजों के ऊपर क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। 6 फेज में वोटिंग है और अगर आपके यहां पर इस फेज में वोटिंग होने वाली है तो घर पे मत बैठना, सुबह सुबह सबसे पहले वोट करके आना। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि यार हमारे वोट से आखिरकार फर्क ही क्या पड़ेगा, हमारा वोट कहीं यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा दबा ना दिया जाए। अब चाहे जो भी सीन हो यार, कम से कम आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा ही सकते हो ना। अब चाहे दूसरा बंदा कुछ करे सही तरीके से ना करे। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली की 7 सीटों में कौन कितनी सीटें जीतेगा? अपना यहां पर अनुमान नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।